बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा है। उस टॉपिक का नाम है हार्डी-वेनबर्ग लॉ। एक्चुअली बेटा इस टॉपिक से हर साल सीबीएसई जो है हर साल आपके पेपर में एक या दो क्वेश्चन हर साल आते रहता है, मगर क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप की क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ से नीट में भी हर साल एक क्वेश्चन आपके पेपर में होता ही होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा हार्डी-वेनबर्ग लॉ के बारे में। तो ये लॉ क्या कहता है? जी लास्ट चीज़ है जी लास्ट इन द लॉ इट स्टेट्स, ये क्या कहता है ये लॉ? इट स्टेट्स दैट जीन फ्रीक्वेंसी बेटा, जो जीन फ्रीक्वेंसी होता है एक पॉपुलेशन में, जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस जीन इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स होता है वो क्या रहता है? वो रिमेन कांस्टेंट रहता है बेटा, रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ ये कहता है कि इट स्टेट दैट जीन फ्रीक्वेंसी किसको कहता है बेटा? एक नंबर ऑफ पर्टिकुलर जीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जीन को कहता है। इट स्टेट दैट जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस जीन इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कोई भी जनरेशन है, अगर हमारी लद्दाख के इस जनरेशन में 1000 जीन है और नए जनरेशन में भी बेटा 1000 होगा और नेक्स्ट जनरेशन में भी 1000 होगा, यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है। जस्ट एन एग्जांपल, अगर किसी पॉपुलेशन में अगर 70% यहाँ पे क्या है, 70% होमोजाइगस डोमिनेंट है और 30% यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव है। इस वक्त हमारी करगिल पॉपुलेशन पे अगर का तो 70% वो होमोजाइगस डोमिनेंट यूथ और 30% वो होमोजाइगस डोमिनेंट यूथ। आने वाला जनरेशन पे यंग दा योचा इन लो जीन छचा में लो जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट लूशन लो जनरेशन टू जनरेशन। वो तब रहेगा, कब रहेगा? अब ये कंडीशन आपके सीबीएसई पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ होता क्या है? हार्डी-वेनबर्ग लॉ एक ऐसा लॉ है जहां पे जीन फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? रिमेन कांस्टेंट रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसके अलावा तो ये जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर जीन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है तो ऐसा किस कंडीशन में होगा? जब क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है बेटा? यहाँ पे कब होगा ये? जब यहाँ इस पॉपुलेशन में कोई म्यूटेशन नहीं होगा। ऐसे पॉपुलेशन में हमेशा जीन फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो कंडीशन होना चाहिए जीन फ्रीक्वेंसी तब कांस्टेंट रहेंगे, जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग तब नहीं आएंगे, है ना, जब उस पॉपुलेशन में कोई म्यूटेशन नहीं होता होगा, उस वक्त जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेंगे। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा? नो नेचुरल सिलेक्शन, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है एक पॉपुलेशन में। हम पढ़ेंगे डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। नो नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है बेटा। इसके बाद नो जेनेटिक ड्रिफ्ट बेटा, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, और ऐसे पॉपुलेशन में हमें कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है? मेटिंग जो होगा, मेटिंग एट रैंडम होगा बेटा। ये कोई रिलीजियस लॉ को फॉलो नहीं करता है, मेटिंग एट रैंडम होगा बेटा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे होगा बेटा नो माइग्रेशन, ये कंडीशन होना चाहिए। अगर किसी पॉपुलेशन में हमें माइग्रेशन देखने को नहीं मिलता है बेटा, वहाँ उस पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसके अलावा यहाँ पे नो माइग्रेशन और यहाँ पे जीन फ्लो भी नहीं होगा बेटा। एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में अगर माइग्रेशन नहीं हो रही है तो यहाँ पे जीन फ्लो भी नहीं होगी।
तो यहाँ पे नो जीन फ्लो। और साथ में यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी मैटर करता है बेटा, जिसको रिकम्बिनेशन कहा जाता है। इसके अंदर हमें नो रिकम्बिनेशन, इसके अंदर हमें कोई रिकम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है। अगर ये कंडीशन होगा, हार्डी-वेनबर्ग लॉ एक पॉपुलेशन में तब ऑपरेट होगा जब ये कंडीशन इस पॉपुलेशन में फुलफिलमेंट होगा। अगर कोई पॉपुलेशन है जहां पे ना कोई म्यूटेशन होता है, ना कोई नेचुरल सिलेक्शन होता है बेटा, ना कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, ना कोई और मैटिंग यहाँ रैंडम होता है बेटा, और यहाँ पे ना कोई माइग्रेशन होता है, ना जीन फ्लो होता है, और ना कोई रिकम्बिनेशन होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, ये अमूमन बच्चों को पता नहीं होता है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ किस पॉपुलेशन में ये ओबे होगा। ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ इट ऑपरेट्स इन, ये याद रखना बेटा, ये और एक कंडीशन है, पॉपुलेशन हमेशा यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन का होना बहुत जरूरी है। तो पॉपुलेशन अगर लार्ज होगा, हार्डी-वेनबर्ग लॉ तब ओबे होगा जब पॉपुलेशन लार्ज होना बहुत जरूरी है। तो आप फिर से देखो, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हार्डी-वेनबर्ग लॉ। तो मैंने आपको हार्डी-वेनबर्ग लॉ क्या बताया, हार्डी-वेनबर्ग लॉ क्या होता है, ये कहता है कि जीन फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन में, है ना, रिमेन कांस्टेंट रहता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वो तब होगा, जनरेशन टू जनरेशन तब रहेंगे, जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तब रहेंगे जब उस पॉपुलेशन में ना कोई हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है, ना नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिलता है, ना जेनेटिक ड्रिफ्ट, ना मैटिंग जो है वो रैंडम होता है, नो माइग्रेशन, नो जीन फ्लो, नो रिकम्बिनेशन। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हार्डी-वेनबर्ग लॉ इज ऑपरेटिंग इन लार्ज पॉपुलेशन। अगर कल एग्जाम में कहेंगे क्या हार्डी-वेनबर्ग लॉ स्मॉल पॉपुलेशन में ऑपरेट्स होता है, बता देना नहीं होता है। फिर स्मॉल पॉपुलेशन में अगर कोई पॉपुलेशन स्मॉल है तो उसमें कौन सा, यहाँ पे कौन सा लॉ ऑपरेट्स होगा, फिर बता देना, यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। एक स्मॉल पॉपुलेशन में हमेशा जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वहाँ पे लागू होता है, और एक बड़ा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे लागू होता है बेटा हार्डी-वेनबर्ग लॉ। तो यहां से क्वेश्चन एक नंबर के लिए आया, तो सीबीएसई अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो डेफिनेशन पूछेंगे। अगर सीबीएसई ने कहा कि हार्डी-वेनबर्ग लॉ कब ओबे होगा, किस कंडीशन, अगर कंडीशन बताया कि हार्डी-वेनबर्ग लॉ एक पॉपुलेशन में अगर ओबे हो रहा है तो किस कंडीशन में होगा, तो ये सारा कंडीशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई क्या क्वेश्चन पूछता है, इज हार्डी-वेनबर्ग लॉ ओबे द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, क्या हार्डी-वेनबर्ग लॉ इवोल्यूशन प्रोसेस को ओबे करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से 3 बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा गया है। नो, हार्डी-वेनबर्ग लॉ नेवर ओबे द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। क्यों, अब देखो यहां पे नो म्यूटेशन। ऑलरेडी कोई भी टीचर जब आपको इवोल्यूशन पढ़ाता है तो इवोल्यूशन में क्या देखने को मिलता है, इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कि म्यूटेशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। अगर किसी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रही है तो वहां पे म्यूटेशन का होना बहुत जरूरी है। और हार्डी-वेनबर्ग लॉ के पॉपुलेशन में, जिस पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जो हार्डी-वेनबर्ग लॉ को ओबे कर रहा है, फॉलो कर रहा है हार्डी-वेनबर्ग लॉ को, वहां पे भी कभी भी वहां इवोल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नो नेचर, नो म्यूटेशन, क्यों, वहां कोई म्यूटेशन नहीं होता है। जब म्यूटेशन नहीं होता है बेटा तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा। क्यों, अगर स्टेटमेंट में पूछा गया तो पेपर में, तो बता देना म्यूटेशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन। इसके बाद नेचुरल सिलेक्शन छचमें, नेचुरल सिलेक्शन डार्विनिज्म इज नाता नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन छा जरूरी। ठीक है, तो यहाँ पे ना कोई म्यूटेशन होगा ना कोई नेचुरल सिलेक्शन होता है। ये तो मेन फैक्टर्स है ना, दिस आर द मेन फैक्टर्स, ठीक है, विच प्रमोट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। जब ये चीजें नहीं होगा तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि हार्डी-वेनबर्ग लॉ के कंडीशन में ये चीजें होता है। जब अगर हमें हार्डी-वेनबर्ग लॉ के पॉपुलेशन को, ये भी पूछा जाता है, नेक्स्ट सीबीएसई ने ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, अगर मुझे हार्डी-वेनबर्ग जो पॉपुलेशन है वहां पे अगर मुझे इवोल्यूशन को होने देना है तो आप कौन सा फैक्टर्स को आप इस्तेमाल करेंगे, बता देना। म्यूटेशन हम करवा देंगे तो उस पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग लॉ को ऑपरेट नहीं करेंगे। हम उस पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन होने देंगे, ठीक है, वहां उस पॉपुलेशन में हम लोगों को प्रमोट करेंगे कि आप माइग्रेशन करो, तो ऑटोमेटिकली वहां वो पॉपुलेशन बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, वो पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग लॉ को ओबे नहीं करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी मदद से हम इन फैक्टर्स को इस्तेमाल करके किसी भी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन को प्रमोट कर सकता है। तो ऑलरेडी आपको समझ आ गया होगा। तो हार्डी-वेनबर्ग जो भी पॉपुलेशन अगर हार्डी-वेनबर्ग लॉ को ओबे कर रहा है तो वहां पे क्या होगा बेटा, वहां पे इवोल्यूशनरी फोर्स क्या होगा,
वहां पे नो इवोल्यूशन, वहां इवोल्यूशन हमें क्या देखने को मिलेगा, जीरो इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। क्योंकि वो इस फैक्टर, ये सारा फैक्टर उसमें होती नहीं है, नहीं होता है उसमें, तो नहीं होगा तो इवोल्यूशन जीरो होगा बेटा। अगर इवोल्यूशन उस पॉपुलेशन में जीरो होगा तो उस पॉपुलेशन को हम क्या कहता है, स्टेबल पॉपुलेशन कहता है। ये याद रखना, हार्डी-वेनबर्ग लॉ इज वन ऑफ द स्टेबल पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन को हम कहता है स्टेबल पॉपुलेशन कहता है बेटा। अगर कोई पॉपुलेशन स्टेबल है तो इसी पॉपुलेशन का दूसरा नाम यस हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कहा जाता है, या पॉपुलेशन यहाँ इसको कहता है हार्डी-वेनबर्ग, इसी को कहता है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, या इसका दूसरा नाम पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम भी कहता है। जैसा कि आपको जब कोई न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो इस तरह पूछ सकता है कि कोई पॉपुलेशन है जो इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन, अगर वहां पे वर्ड्स आए इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन, मतलब वो किसको यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को ओबे कर रहा है। ठीक है, अब इसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट कर सकता है, इसकी मदद से हार्डी-वेनबर्ग का एक फॉर्मूला है बेटा। इस फॉर्मूले से हर साल सीबीएसई और नीट के पेपर में हर साल क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम कुछ न्यूमेरिकल्स, ऐसे बायोलॉजी पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं तो बहुत सारे बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको इस तरह की टेक्निक्स आपको बता दूंगा कि आप सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली सॉल्व कर सकता है। तो देखो बेटा, हार्डी-वेनबर्ग लॉ ने कहा कि एक पॉपुलेशन में क्या होता है, एक यहाँ पे डोमिनेंट जीन होता है और एक होता है रिसेसिव जीन। दिस इज इट रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स यहाँ पे इट रिप्रेजेंट डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। यहाँ पे जो P है वो हम डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इट रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिसेसिव जीन को, रिसेसिव जीन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ठीक है, और एक जो है यहाँ पे डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक जो है वो रिसेसिव जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे P इज द डोमिनेंट जीन एंड Q इज द रिसेसिव जीन। इसकी बात इसे कहा कि मेरा जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह होगा, P प्लस Q इक्वल टू 1, तो ये होगा 1 का मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी। तो देखो बेटा, अब एक पॉपुलेशन में ऑलरेडी आपने सुना है कि एक पॉपुलेशन में भाई सिर्फ डोमिनेंट और रिसेसिव जीन नहीं होता है। जीन इज द, यहाँ पे जो जीन होता है वो एलील्स की फॉर्म में होता है, मतलब पेयर्स की फॉर्म में होता है बेटा, जोड़ी के फॉर्म में होता है। अगर जोड़ी के फॉर्म में होता है यार, इसकी मदद से तो हम होमोजाइगस डोमिनेंट जीन को हम पता नहीं कर सकते किसी पॉपुलेशन में। जिस तरह यहाँ पे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होता है, होमोजाइगस रिसेसिव होता है, वो चीज़ें पॉपुलेशन में पता नहीं कर सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला मैथमेटिक्स का होता है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो ऑलरेडी हर बच्चों ने पढ़ा होगा। तो बहुत सारे टीचर्स पूछते हैं कि हमारे टीचर्स ने हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बताया, फिर हमारे टीचर्स ने दूसरों को पढ़ा दिया, ये कहाँ अप्लाई होते हैं। मैं आज आपको बता दूंगा, है ना, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे को डिमोटिवेट करता है कि जब कोई बच्चा अच्छी तरह, क्योंकि आज मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है ना, बिना मैथमेटिक्स के आप क्रैक नहीं कर सकता है। ये बहुत हमें गलत सिखाता है कि मैथमेटिक्स के फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता है भाई, बायोलॉजी में अप्लाई हो रहा है मैथमेटिक्स का फॉर्मूला। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आज नहीं होता बेटा, हार्डी-वेनबर्ग लॉ सॉल्व ही नहीं कर सकता था कि एक पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट जीन कितना है, होमोजाइगस रिसेसिव जीन कितना है, वो पता नहीं कर सकते। ये आपको गलत सिखा रहा है। हाँ, मैथमेटिक्स के हर फॉर्मूले अप्लाई होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, देखो P प्लस Q का कौन बता रहे हैं आपको, ये चीज़ें लाइफ में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अप्लाई होता है, क्यों नहीं होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ अप्लाई होता है P प्लस Q का होल स्क्वायर, क्या आएगा, P स्क्वायर प्लस 2PQ आएगा बेटा, प्लस Q स्क्वायर, यहाँ पे तो अप्लाई हो रहा है ना, तो इक्वल टू क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 1 आएगा बेटा। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं, हमारे साथ हो रहा है भाई। अगर हमें करगिल के पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी को पता करना है कि हमारे करगिल के पॉपुलेशन में कितना होमोजाइगस डोमिनेंट जीन है, कितना हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीन है,
कितना होमोजाइगस रिसेसिव जीन है बेटा, तो मुझे पता करने के लिए मुझे मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। कौन बोलता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है? मैथमेटिक्स के एक एक फॉर्मूला हर जगह पे अप्लाई होता है, ये याद रखना, ठीक है। इसलिए हर सब्जेक्ट को, अगर साइंस को समझना है ना, फिजिक्स आना बहुत जरूरी है, केमिस्ट्री का आना बहुत जरूरी है, बायोलॉजी का आना बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स का आना बहुत जरूरी है बेटा। अगर ये 4 सब्जेक्ट पे अगर आपको अच्छा खासा बोल्ड है ना, अच्छा खासा आपको होल्ड है, तो आप चीज़ों को ना, आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ जाता है बेटा, ठीक है। चीज़ें आपके सामने होते हुए आपको नज़र आ जाता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाता है, तो याद रखना। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे P प्लस क्यू एक इनकम्प्लीट फॉर्मूला है हार्डी-वेनबर्ग का, जहाँ पे सिर्फ होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव जीन ही पता चल जाता है। अब इस फॉर्मूले से हम किसी भी पॉपुलेशन में, है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट जीन कितना है, पी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी स्क्वायर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट जीन को, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलरेडी आपको पता है क्यू स्क्वायर यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट फॉर होमोजाइगस रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, होमोजाइगस रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टू पी क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? टू पी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है हेटेरोजाइगस, क्योंकि जीन हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। तो क्या हमने यहाँ पे एक रिसर्च पेपर लिखा था हमारे टीएचजी ब्लॉक, क्योंकि टीएचजी ब्लॉक में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बेटा, तो वहाँ पे देखा क्या वहाँ उस पॉपुलेशन में हार्डी-वेनबर्ग लॉ ओबे होता है कि नहीं। वहाँ बिल्कुल हमें पता चल गया कि वो पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग लॉ को ओबे नहीं करता है, वो करेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जीन माइग्रेशन होता है, म्यूटेशंस होता है, ठीक है। हम एक जगह से दूसरे जगह, आज तो बहुत ईजी हुआ ना, एक जगह से हम दूसरे पॉपुलेशन में एंट्री कर लेता है, तो वहाँ पे हार्डी-वेनबर्ग लॉ इतनी ओबे कर ही नहीं रहा है, बल्कि हमारा कुछ जो जीन जो है वो साइलेंट होता है, जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप, बल्कि उस पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप में भी चेंजिंग, ये ब्लड ग्रुप की जीन फ्रीक्वेंसी में भी चेंजिंग हमें देखने को मिलता है बेटा। तो हमारी पॉपुलेशन में हार्डी-वेनबर्ग लॉ ओबे नहीं होगा, क्योंकि हार्डी-वेनबर्ग लॉ के जो कंडीशंस है वो हमारी पॉपुलेशन में फुलफिलमेंट नहीं होता है। तो ऑलरेडी आपको पता है इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी पॉपुलेशन में कितना होमोजाइगस डोमिनेंट जीन है बेटा, कितना हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीन है, कितना होमोजाइगस रिसेसिव जीन है बेटा, ये हम पता कर सकता है। तो मैं आपको अभी बता दूंगा, पिछले साल के सीबीएसई क्वेश्चन में एक सीबीएसई पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। तो क्वेश्चन ये था कि एक पॉपुलेशन है जहां पे पहला पूछा गया था रिसेसिव जीन जो है, जैसे कि क्यों पूछा गया था, रिसेसिव जीन जो है वो 3 है। और समझ आ गया ना आपको? क्वेश्चन इस तरह था कि वहां पे एक पॉपुलेशन है जहां पे रिसेसिव जीन हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्यों 3 है बेटा, ठीक है। और वो पॉपुलेशन जेनेटिकली इक्विलिब्रियम है, मतलब वो पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग लॉ को ओबे कर रहा है, तो आगे यहाँ पे P होगा, P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है। आप डाल सकते हैं, क्यों उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है 3, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 हमारे पास होगा। तो यहाँ पे 1 होने के लिए मुझे यहाँ पे 0.3 था, ठीक है, 0.3। यहाँ पे जो रिसेसिव जीन था 0.3 था बेटा। और डोमिनेंट जीन आप क्वेश्चन, और वो पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग लॉ को ओबे भी कर रहा है, तो 1 होगा बेटा, जेनेटिकली इक्विलिब्रियम है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि उस पॉपुलेशन में जो डोमिनेंट जीन कितना होगा। कॉमन सेंस की बात है, 1 होने के लिए मुझे कितना डालना पड़ेगा? यहाँ पे कितना 0.7 डालना पड़ेगा। 0.7 प्लस 0.3 कितना होता है बेटा? 1 होता है, बस खत्म। आपको पता चल गया यहाँ पे जो डोमिनेंट जीन जो है वो कितना है, P कितना है, P जो है वो 0.7 है। अब इन्होंने क्वेश्चन को और एलोबरेट करके था, क्वेश्चन को और एलोबरेट इसलिए करके था, अब उन्होंने कहा था फाइंड आउट, ठीक है, अलोंग दिस यू कैन फाइंड आउट द हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीन इन ए पॉपुलेशन। मैं सारे निकाल दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी पता है, आपको फॉर्मूला पता है, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1 है बेटा, इसमें लगा दो। यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे कितना है, ये है 0.7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 है बेटा। P यहाँ पे कितना है बेटा? P यहाँ पे 0.7 है, ठीक है, 0.7 है, मल्टीप्लाई ये है 0.3, ठीक है बेटा। और Q स्क्वायर जो है वो बेटा यहाँ पे
क्यू स्क्वायर जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर जो है वो है बेटा 0.3 का होल स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है ना, समझ आ गया यहाँ तक। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कितना होगा, कॉमन सेंस की बहुत आसान है, 7 या कितना हुआ 7 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हुआ बेटा 0.21। तो यहाँ से 2 से हमें मल्टीप्लाई भी करना है तो यहाँ से 2 आएगा बेटा, 2 2 is 4, तो यहाँ पे आ गया बेटा जो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीन इस पॉपुलेशन में है वो कितना है, वो कितना है बेटा, वो 0.42 है। कितना आसान क्वेश्चन है। जैसे एन एग्जांपल अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी सीबीएसई और आपके नीट में इस टाइप के क्वेश्चन आता है बेटा। एक पॉपुलेशन है जैसे एग्जांपल, ठीक है, देयर इज ए गिवन पॉपुलेशन, उसमें द नंबर ऑफ जो रिसेसिव जीन है बेटा वो 0.4 है बेटा, रिसेसिव जीन 4 है एंड दिस पॉपुलेशन इज जेनेटिकली इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन, ठीक है, और जो पॉपुलेशन है वो जेनेटिकली इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन है। तो जेनेटिकली इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन है बेटा, तो यहाँ पे तो 1 आएगा, क्यों, क्योंकि वो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को ओबे कर रहा है, दैट मीन हार्डी-वेनबर्ग लॉ जो है उस पॉपुलेशन में ओबे हो रहा है। तो आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे आप मुझे बताओ कि ये यहाँ पे डोमिनेंट जीन कितना है, ठीक है ना, डोमिनेंट जीन कितना, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे 1 होने के लिए मुझे यहाँ कितना एडिट करना पड़ेगा, यहाँ पीछे एडिट करना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है, तो हो गया 1। अब इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि आप पूरा पॉपुलेशन में सारा होमोजाइगस रिसेसिव ये सारा निकाल दो, तो P + 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा बेटा। यहाँ पे 0.66636, यहाँ पे 36 आएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है इसका। तो यहाँ पे आएगा बेटा 2 × 0.6 × 0.4 आएगा बेटा, और यहाँ पे 0.4 है बेटा, ठीक है, तो प्लस यहाँ पे होगा 4 चुकी 16, यस, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 16, 0.16 आएगा बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता चल गया इस पॉपुलेशन में आप देखो 0.36 जो है वो क्या है, 0.36 जो है बेटा वो होमोजाइगस डोमिनेंट जीन है, ठीक है। प्लस यहाँ पे 6 चुकी 24, यहाँ पे 0.24 आएगा, 24 × 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 4 8, 2 2 4, 48 है बेटा इसका, 0.48 प्लस यहाँ पे है बेटा 0.16 है ना, इक्वल टू यहाँ ये 1 होना चाहिए, 1 हो जाएगा। देखो आप एडिट करो इसको, 0.36 प्लस 0.48 और यहाँ पे 0.16, तो यहाँ पे 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है बेटा। तो 4 × 5 = 7 8 9 10, ठीक है बेटा, यहाँ पे 10 आ गया, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो अगर इसको आप परसेंटेज में निकालने को कहेगा तो 36% जो है जो जीन होगा वो होमोजाइगस डोमिनेंट जीन होगा, और यहाँ पे 48% यहाँ होमोजाइगस, ठीक है, सॉरी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीन होगा, 0.16 यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव जीन होगा बेटा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। या आप क्वेश्चन इस तरह आ सकता है आपके पेपर में, सीबीएसई इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पॉपुलेशन है जहां पे होमोजाइगस जहां पे डोमिनेंट जीन जो है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है बेटा यस, यहाँ पे है 5, ठीक है, यहाँ पे आप लिखो 8 है, ठीक है, 8 यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट जीन है, ठीक है, और उसने बताया कि रिसेसिव जीन भी 0.8 है और यहाँ पे रिसेसिव जीन है 0.2 है। क्या ये हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को ओबे करेगा कि नहीं करेगा, ये पॉपुलेशन क्या हार्डी-वेनबर्ग लॉ को ओबे कर रहा है, तो बता देना ओबे कर रहा है, क्योंकि 8 + 2 यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1, हाँ बिल्कुल ये हार्डी-वेनबर्ग लॉ को ओबे कर रहा है। जो 0.8 है ये P है प्लस ये Q है, तो इक्वल टू 1 होना चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ 1 नहीं हुआ ना, इसका वैल्यू यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, तो 11 हो जाएंगे, ठीक है, तो बराबर नहीं आएंगे, यहाँ पे सॉरी 1.1 हो जाएंगे, तो 1.1 नहीं आ रहे, तो मतलब हार्डी-वेनबर्ग लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको इस तरह सोचना है, ठीक है। इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीन कितना, ऑलरेडी पता है फॉर्मूले में 2PQ है बेटा, तो आप क्या करो, यहाँ पे 2, यहाँ पे जो P है वो 0.8 है, ठीक है, इनटू 0.2 यहाँ पे आ गया बेटा 16 है ना, ठीक है, यहाँ पे 16 आ गया, 16 × 2, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गया बेटा 0. यस, यहाँ पे आ गया हमें 0.32। जो हेटेरोजाइगस यहाँ पे जो हेटेरोजाइगस है बेटा, यहाँ पे कितना है, इसका वैल्यू हमें कितना आ रहा है, 0.32 आ रहा है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन टफ लेवल पे आ गया, तो यहाँ इस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, P + Q को होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर्स में
आपके क्वेश्चन पेपर्स में आता है बेटा। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा हार्डी-वेनबर्ग लॉ के बारे में। तो हार्डी-वेनबर्ग का क्या एप्लीकेशन ऑफ हार्डी-वेनबर्ग लॉ का क्या फायदा है बेटा? तो ऑलरेडी आपको पता है, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट how much the number of dominant recessive gene in a population. It also help to find out the number of homozygous dominant gene, number of heterozygous dominant gene and number of homozygous gene in a population. तो इसका फायदा, इसको पढ़ने का फायदा ये है कि हम किसी भी पॉपुलेशन में, जैसे कि आती करगिली पॉपुलेशन का रिसर्च कम छिनियोत यार, इस करगिली पॉपुलेशन पे यार इस फाइंड आउट बचिन वो आती करगिली पॉपुलेशन पे वो होमोजाइगस डोमिनेंट जीन समियोत, वो होमोजाइगस रिसेसिव जीन समियोत, वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीन समियोत। अगर कतो यार इस उदु फाइंड आउट कतो बचिन ना बेटा, यार इस हार्डी-वेनबर्ग लॉ यदि रेफरेंस लजक से यार इस फाइंड आउट बाय एंचिन बेटा। तो अगर हमने भी यहाँ पे एक रिसर्च किया है और पब्लिकेशन भी किया है हमने THG ब्लॉक के पॉपुलेशन में, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा। तो अब हम क्या जाएंगे बेटा, अभी तक हमने पढ़ लिया, तो हम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएंगे, किस तरह CBSE ने इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार भी आपके पेपर्स में, इस बार जो आपकी प्री बोर्ड के पेपर्स में जो कब हुआ था, यस 29 को हुआ था ना, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है हार्डी-वेनबर्ग लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा हार्डी-वेनबर्ग लॉ, नेचुरल सिलेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर, एनालॉगस स्ट्रक्चर, यहां से हर साल क्वेश्चन पूछते रहता है। वहां सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था हार्डी-वेनबर्ग लॉ का फॉर्मूला क्या है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हार्डी-वेनबर्ग लॉ का फॉर्मूला p² प्लस 2pq प्लस q² इक्वल टू 1, ये ऑप्शन में था बेटा, उसमें उन्होंने क्वेश्चन को इसमें से चेंजिंग करके था, तो यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपको क्या करना था, वहां पे क्लिक करना था। तो आप पिछले साल के CBSE के क्वेश्चन पेपर आप निकाल के देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आते रहता है बेटा। तो यहाँ पे हम पिछले साल के जो CBSE क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करने की हम क्या करेंगे बेटा, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकता है, यहां पे ठीक है, यहां पे CBSE प्रीवियस 10 ईयर की क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, आप चुटकियों में ही क्वेश्चन कर देंगे, मुझे पता है कि आप ये इजीली इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकता है बेटा। तो देखो बेटा, यहां पे क्या है, जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे बेटा, तब तक कोई फायदा नहीं है। यहां पे देखो, स्टेट द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, आपको बोलना है कि यहां पे स्टेट द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, जो मैंने पहले आपको डेफिनेशन में बता दिया था। CBSE ने 2015 और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा। क्या होता है हार्डी-वेनबर्ग लॉ, क्या स्टेट, ये कहता है कि इट स्टेट दैट जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस जीन इन अ पॉपुलेशन रिमेन, क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, नेम 2 फैक्टर्स, देखो बेटा, दैट डिस्टर्ब हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है 2 फैक्टर्स, मैंने आपको बताया वो क्या है, बहुत इजी है, आपको बोलना है म्यूटेशन है, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से हार्डी-वेनबर्ग लॉ डिस्टर्ब हो जाता है बेटा। आप बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेशन है, आप बोल सकते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नेचुरल सिलेक्शन है, माइग्रेशन है, ये सारी फैक्टर्स क्या कर देता है, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है बेटा। कितना इजी क्वेश्चन पूछता है बेटा, मैंने आपको कंडीशन भी बता दिया। हार्डी-वेनबर्ग लॉ कब होगा, नो म्यूटेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, डिस्टर्ब कैसे कर सकता है, म्यूटेशन की मदद से बेटा, माइग्रेशन की मदद से, इनकी मदद से हम पूरा किसी भी पॉपुलेशन को, हार्डी-वेनबर्ग को लॉ को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है ना। तो यहां पे देखो बहुत इजी है, ये p0.6 है बेटा, कैलकुलेट क्यों, बहुत आसान है। ठीक है, और दूसरा यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि ये पॉपुलेशन, इन्होंने पूछा है ऑलरेडी कि ये पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग लॉ को ओबे कर रहा है। ठीक है, यहां पे 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हार्डी-वेनबर्ग लॉ को ये ओबे कर रहा है। ठीक है, मगर उसमें जो डोमिनेंट जीन 0.6 है, तो आप मुझे बताओ रिसेसिव जीन कितना होगा, क्यों कितना होगा, p प्लस q इक्वल टू 1। यहां पे ऑलरेडी आता है डोमिनेंट जीन पुतना से दुख बेटा 0.6, तो 0.6 को 1 होने के लिए कितना एडिट करना पड़ेगा, 0.4, खत्म, यहां 1 हो जाएगा, तो यहां पे क्यों क्या आएगा बेटा, 0.4 आएगा। कितना इजी क्वेश्चन आता है CBSE, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आपको यहां पे पूछा जाता है। देखो, तो यहां पे देखो बेटा, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे, आप देख सकते हैं यहां पे कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम। अगर मुझे किसी हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना है, ठीक है, तो यहां पे क्या रिक्वायर्ड होगी, जरूरत क्या होगी, ऑलरेडी बता देना, नो म्यूटेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, यहां पे ना कोई म्यूटेशन होगा, नो नेचुरल सिलेक्शन है ना, मैटिंग एट रैंडम होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बता दिया यहां पे मैटिंग एट रैंडम, नो माइग्रेशन, नो रिकॉम्बिनेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन,
म्यूटेशन नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, बेटा वो कंडीशन लिखना है, खत्म। आपको ये क्वेश्चन 2020 में सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। तो एक्सप्लेन जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत इजी है बेटा, ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ा दूंगा। ये याद रखना जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होती है, वहां म्यूटेशन हो जाती है बेटा, और वहां माइग्रेशन भी होती है, ठीक है। और ये हमेशा इन स्मॉल पॉपुलेशन में होता है, याद रखना, इट ऑपरेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन। और हार्डी-वेनबर्ग लॉ में क्या, कौन सा पॉपुलेशन होना चाहिए, याद रखना लार्ज पॉपुलेशन में होता है, ठीक है। तो यहां पे ऑलरेडी बताया बेटा, रिसेसिव फिनोटाइप यहां पे 0.09 है बेटा। कैलकुलेट यहां पे ऑलरेडी हमें क्या कैलकुलेट करना है, पी कैलकुलेट करना है, क्यों कैलकुलेट करना है, ठीक है, और 2p क्यों कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है। तो सिंपल पेपर है यहां पे ऑलरेडी, इसका मतलब है यहां पे क्या है, ठीक है, यहां पे 3 है बेटा, 0.0 यहां पे क्या है ऑलरेडी, यहां पे बहुत इजी है ये क्वेश्चन, 0.3, ठीक है, 0.3 यहां पे होगा 3 3 9, यस। इसमें इसका मतलब है यहां पे इसका क्या होगा, यहां पे 2pq, यस। यहां पे अगर 0.3 होगा तो बेटा ये यहां पे होना चाहिए 0.7, ठीक है। तो दैट्स मीन यहां पे क्यों, यहां पे दैट्स मीन यहां पे 0.3 होना चाहिए बेटा, ठीक है, बहुत इजी है। तो 2pq क्या होगा, यहां पे 7 या 21 इंटू यहां पे होगा बेटा 0.48 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां 7 या 21 हो गया, 21 0.21 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा, सॉरी एक ना 7 यस, यहाँ ठीक है, यहाँ पे 42 बेटा, यहाँ पे 0.42 होना चाहिए, ये आएगा बेटा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0.42 ये आएगा बेटा, यहाँ पे 0.3 आएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे 0.7 आएगा बेटा। यहाँ पे ये बराबर क्या कर रहे हैं, हार्डी-वेनबर्ग को ऑपरेट कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है बेटा, ठीक है। तो ये सिंपल पेपर में से आया था पिछले साल, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर्स में आता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लीस्ट 5 इवोल्यूशनरी फोर्स जो क्या करता है, जो इवोल्यूशन को प्रमोट करता है, और हार्डी-वेनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है उसको ब्रेक कर देता है। तो 5 कंडीशन आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या है, लिस्ट 5 इवोल्यूशनरी फोर्स क्या है, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, मैटिंग एट नॉन रैंडम, आप इस तरह लिख सकता है। इसके बाद आप माइग्रेशन बता सकता है बेटा, रिकम्बिनेशन बता सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट बता सकता है। ये सारा क्या है, लिस्ट 5 इवोल्यूशनरी फोर्सेस है बेटा, जो इवोल्यूशन को प्रमोट करता है, ठीक है। यहां पे ऑलरेडी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज क्यू स्क्वायर रिप्रेजेंट, क्यू स्क्वायर हार्डी-वेनबर्ग में किसको रिप्रेजेंट करता है, होमोजाइगस रिसेसिव को रिप्रेजेंट करता है, 2pq हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को, और p स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, जो हमने डिस्कस किया था, p स्क्वायर जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। व्हाई कॉल लॉ ऑफ जेनेटिकली इक्विलिब्रियम, इसको क्यों जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहता है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको इक्विलिब्रियम, ठीक है, जेनेटिकली इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन कहा जाता है बेटा। और हार्डी-वेनबर्ग लॉ ने एक क्या रखा, एक बुनियाद रखा बेटा, किसका, पॉपुलेशन जेनेटिक्स का, ठीक है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहां से शुरुआत होता है, इसकी शुरुआत जो हुआ था वो हार्डी-वेनबर्ग लॉ ने शुरुआत किया था बेटा। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है, एक पॉपुलेशन में हम जीन फ्रीक्वेंसी को पता करना है, जीन्स के बारे में स्टडी करना, उसको पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहा जाता है। और इसके बुनियाद रखने वाला कौन था, वो था हार्डी-वेनबर्ग, हार्डी-वेनबर्ग था, ठीक है। तो वाई कॉल लॉ ऑफ जेनेटिकली इक्विलिब्रियम, इस लॉ को जेनेटिकली इक्विलिब्रियम क्यों कहता है, वो इसलिए कहता है क्योंकि इन दिस पॉपुलेशन द जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट रहता है बेटा। अगर करगिल की पॉपुलेशन में 1000 जीन है तो नेक्स्ट आने वाला जनरेशन में भी 1000 होगा, और नेक्स्ट आने वाला जनरेशन में भी 1000 होगा, उसमें कोई जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा आप इसको एलिब्रेट भी कर सकता है, और ये इसमें जीन फ्रीक्वेंसी इसलिए कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसके अंदर नो म्यूटेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन, मैटिंग एट रैंडम, यहाँ रिकम्बिनेशन होती है, माइग्रेशन होती है ना, नो नेचुरल सिलेक्शन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, और यहाँ पे मैंने आपको बताया रिकम्बिनेशन और माइग्रेशन, ये चीजें होती इस पॉपुलेशन में नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो वहां पे जीन फ्रीक्वेंसी चेंजिंग नहीं होता है बेटा, वो इसलिए क्योंकि म्यूटेशन एक इंपॉर्टेंट है किस प्रोसेस को होने के लिए, इवोल्यूशन के लिए। अगर इवोल्यूशन को होने देना है किसी पॉपुलेशन में तो म्यूटेशन का होना बहुत जरूरी है, इसलिए बेटा मैंने आपको बताया म्यूटेशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन। तो ये सारा 10 साल के क्वेश्चन है बेटा, वो ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व कर दिया, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। और हर साल यहां से आपकी नीट के पेपर में देखो बेटा, आपके सीबीएसई पेपर में देखो, हर साल यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा बेटा। तो इस बात में आप देखो, इस साल मैं आपको एवोल्यूशन के कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आपको सेलेक्ट कर दूंगा जो सीबीएसई बार बार क्वेश्चन यहां से
पूछते रहता है। ठीक है, अगर आपको और इंपॉर्टेंस, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, कुछ ऐसे टॉपिक मैं सेलेक्ट करूंगा वहां से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार भी प्री बोर्ड्स में मैंने आपको बच्चों को बताया था कि ये सारा क्वेश्चन आएंगे। इस बार 100% क्वेश्चन आया। ठीक है, पिछले साल भी मैंने बच्चों को बताया था कि ये सारा पढ़ के जाना, ये यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगा किस टॉपिक को ज्यादा मजबूती से पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट हम नेचुरल सिलेक्शन को अच्छी तरह पढ़ेंगे। इस बार हमने हार्डी-वेनबर्ग लॉ को खत्म कर दिया बेटा, उसमें से न्यूमेरिकल भी मैंने आपको सिखा दिया किस टाइप के न्यूमेरिकल आता है बेटा। तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे बेटा नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है ना इसके रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकता है बेटा। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे बेटा नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। बाकी खुदा हाफिज। Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the bell icon